हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज द 23rd लेक्चर। ये मेरा 23rd लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट इनकम टैक्स। एंड आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। काफी स्टूडेंट बहुत समय से इस चैप्टर के लिए कह रहे थे, तो फाइनली आज हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे से करिएगा। राइट और मैं कोशिश करूंगी कि 6 से 7 लेक्चर्स वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश करें, ठीक, विद लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, तो हम जानते हैं देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। बताया था ना, जैसे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं वैसे ही इनकम के 5 हेड्स हैं। तो जो एसएससी है उसकी जो भी टैक्सेबल इनकम है, जितने भी तरीके की टैक्सेबल इनकम है, वो इन्हीं 5 हेड में से किसी न किसी में फॉल करेगी। ठीक है, एसएससी की जो भी इनकम होगी वो इन्हीं 5 हेड में से किसी न किसी में फॉल करेगी। और ये 5 हेड कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए। वैसे पिछले लेक्चर वीडियोस में मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ 5 हेड्स ऑफ इनकम पे, तो आप वो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने डिटेल डिस्कशन किया है। तो फिलहाल यहाँ बताती हूँ कि 5 हेड ऑफ इनकम कौन से थे। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो ये क्या था, दीज आर द 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम के ये 5 हेड्स हैं। ठीक, फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो सब्जेक्ट है, चैप्टर नहीं सब्जेक्ट, ये जो हमारा जो सब्जेक्ट है ना इनकम टैक्स, काफी स्टूडेंट को ये थोड़ा सा टफ लगता है। ठीक है, तो बता दूं, देखिए पता है इनकम टैक्स में बेसिकली आपको टैक्स कंप्यूट करना है। ठीक है, तो टैक्स कंप्यूट करने में जो मेन मेहनत करनी होती है ना, वो बेसिकली ये जो टर्म है ना टैक्सेबल इनकम, इसको कैलकुलेट करने में सारी मेहनत है। ठीक है, अगर आपने टैक्सेबल इनकम निकाल लिया, यानी वो इनकम जिस पे टैक्स लगेगा वो टैक्सेबल इनकम निकाल ली ना, तब आपका कह लीजिए 90% काम वहीं पे खत्म हो गया। क्योंकि उसके बाद तो केवल उस पे जो भी परसेंटेज है आपको स्लैब दिए रहेंगे। ठीक है, दिए नहीं रहेंगे, सॉरी, मतलब स्लैब आपको पता होने चाहिए। तो स्लैब्स हैं, ठीक है, उसमें रेट दिए रहेंगे, आपको पता होने चाहिए, और फिर आपको केवल रेट अप्लाई करना है टैक्सेबल इनकम पे। तो मेन जो इनकम टैक्स में दिक्कत आती है, या जो कह लीजिए इनकम टैक्स में जो पूरी मेहनत करनी है ना, वो इसको कैलकुलेट करने में करनी है, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने में करनी है, यानी वो इनकम जिस पर टैक्स लगेगा। अगर ये कंप्यूट कर लिए तो इसके बाद तो केवल रेट अप्लाई करना है, आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेन वो है। तो टू कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम, ठीक है, हर हेड, ये जो 5 हेड है इसमें जो कंप्यूट की जाती है टैक्सेबल इनकम, फिर इसमें लगते हैं कुछ डिडक्शंस। ठीक है, कुछ डिडक्शन किए जाते हैं ग्रॉस इनकम पे, पहले निकलती है ग्रॉस इनकम, उसमें कुछ डिडक्शन किए जाते हैं तो निकलती है नेट इनकम, टैक्सेबल इनकम निकलती है। ठीक है, तो कुछ डिडक्शंस किए जाते हैं, और ये जो डिडक्शंस है दिस इज डिफरेंट फॉर ईच हेड, यानी ये जो 5 हेड हैं, ठीक है, ये जो 5 हेड है इनके डिडक्शंस अलग अलग हैं। और इनकम टैक्स एक्ट, ये जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अलग अलग सेक्शन में बताया गया है कि हर हेड में कौन कौन से डिडक्शंस होंगे। ठीक है, हर हेड में कैसे कंप्यूट की जाएगी टैक्सेबल इनकम, ये इनकम टैक्स एक्ट में हर हेड के लिए डिटेल में बताया गया है। ठीक है, अलग अलग सेक्शंस हैं इनकम टैक्स एक्ट में जिसमें ये बताया गया है। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट की बात करूं तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17, सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 तक में बताया गया है कि इनकम फ्रॉम सैलरी में कैसे टैक्सेबल इनकम कंप्यूट की जाती है। ठीक है, ऐसे ही इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27, इसमें बताया गया है कि कैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के केस में कैसे टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की जाती है। ऐसे ही सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 44 तक में ये बताया गया है कि कैसे प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के केस में कैसे टैक्सेबल इनकम कंप्यूट की जाती है। ऐसे ही कैपिटल गेन के केस में सेक्शन 45 से 55, और ऐसे ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये कहाँ बताया गया है, ये इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56 से लेके 59 तक में बताया गया है। ठीक, अब मैं ये सेक्शंस आपको क्यों बता रही हूँ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस करने में तो ये इंफॉर्मेशन काम आएगी ही, लेकिन
एमसीक्यूज में ये इंफॉर्मेशन बहुत काम आएगी। एमसीक्यूज में पूछा जाता है, 1 मार्क 2 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये सेक्शंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि इनकम टैक्स एक्ट के किस सेक्शन में किन हेड्स के बारे में बताया गया है। जैसे सैलरी सेक्शन 15 से 17, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से 27। ठीक है, तो ये आपको ये सेक्शन थोड़े से पता होने चाहिए। ठीक, कि पर्टिकुलर हेड का डिस्कशन इनकम टैक्स एक्ट में किस सेक्शंस में हुए। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं बार बार बोल रही हूँ इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, लेकिन जरा आपको ये टर्म पता भी तो होना चाहिए सैलरी क्या होती है। वैसे काफी कुछ आइडिया होगा आपको, ठीक है, बट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट में क्या बताया गया है कि सैलरी क्या है। ठीक है, वैसे तो सैलरी का आइडिया होगा, आप लोग ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, आपको सैलरी का आइडिया होगा कि सैलरी क्या होती है। ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट में क्या बताया गया है, सैलरी क्या है। तो सैलरी इज अ रिमनरेशन। सैलरी क्या है, सैलरी एक रिमनरेशन है जो कौन पे करता है, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब जिसके यहाँ हम एम्प्लॉय हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर जो नौकरी दे रहा है। ठीक है, तो सैलरी क्या है, सैलरी एक रिमनरेशन है। रिमनरेशन मतलब क्या होता है, रिमनरेशन मतलब मेहनताना, हिंदी में रिमनरेशन का मतलब होता है मेहनताना। ठीक है, तो सैलरी क्या है, इट इज अ रिमनरेशन जो कौन पे करता है, एम्प्लॉयर। किसको पे करता है, एम्प्लॉय को। ठीक है, और क्यों पे करता है, इन कंसीडरेशन ऑफ इस सर्विस। ठीक है, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बदले में जो एम्प्लॉयर होता है एम्प्लॉय को क्या दे रहा है, वो दे रहा है रिमनरेशन, मेहनताना दे रहा है, तो उसी को कहा जाता है सैलरी। ठीक है, समझ आया, सैलरी क्या है, सैलरी इज द रिमनरेशन जो पे करता है एम्प्लॉयर, किसको, एम्प्लॉय को। क्यों पे करता है, इन कंसीडरेशन ऑफ हिज सर्विस, क्योंकि वो सर्विस कर रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो उसके बदले में जो भी रिमनरेशन मिलता है उसी को कहते हैं सैलरी। ठीक, बट इसमें एक चीज और इंक्लूडेड है। ठीक है, सैलरी में क्या इंक्लूडेड है, द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ दोज बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज। सैलरी में एक खास बात है, सैलरी में केवल वो कैश अमाउंट नहीं होता है जो आपके अकाउंट में आता है, केवल वो कैश अमाउंट को ही सैलरी नहीं कहते हैं। सैलरी में अगर आपको कुछ बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, कुछ फैसिलिटी दी जा रही है, तो उनकी मॉनिटरी वैल्यू जो टैक्सेबल हो, तो वो भी किसका पार्ट होती है, वो सैलरी का पार्ट होती है। ठीक है, तो सैलरी अगर पूछा जाए तो ये दोनों पॉइंट आप लिखेंगे। ठीक है, कि ये रिमनरेशन है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, क्यों देता है, इन कंसीडरेशन ऑफ ए सर्विस। ठीक, इसके साथ ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैलरी में क्या इंक्लूडेड होता है, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स एंड फैसिलिटी, यानी अगर कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर कुछ क्या लीजिए, अगर कुछ फूड मतलब कैंटीन फैसिलिटी मिल रही है, मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है, हाउसिंग फैसिलिटी मिल रही है, तो जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, उसकी मॉनिटरी वैल्यू अगर वो टैक्सेबल है तो उसकी मॉनिटरी वैल्यू भी सैलरी का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज सैलरी, इसी को सैलरी कहते हैं। ठीक, और अब मैं बताने जा रही हूँ सैलरी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, जो आपके 1 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन में, प्लस जो लॉन्ग क्वेश्चंस आप करेंगे उनमें ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपको ध्यान में रखना होगा, तभी वो क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको सैलरी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ, ध्यान से समझना है। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, एक इंडियन सिटीजन है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसका ट्रांसफर अगर किया जा रहा है टू वन ऑफ इट्स ऑफिस आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया का ठीक है, अगर इंडियन सिटीजन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और इंडिया के बाहर किसी ऑफिस में उसका ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में उसे सैलरी कौन दे रहा है, इंडियन गवर्नमेंट दे रही है ना, देन ही इज लिएबल टू पे टैक्स टू द इंडियन गवर्नमेंट। वो फिर टैक्स किसको पे करेगा, इंडियन गवर्नमेंट को पे करेगा ऑन हिज सैलरी, भले ही वो इसे अर्न कर रहा है, रिसीव कर रहा है आउटसाइड इंडिया। ठीक है, भले ही वो इंडिया के बाहर उसे अर्न कर रहा है, रिसीव कर रहा है आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट उसको सैलरी दे रही है, ठीक है, और वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है हमारा, ठीक है, भले ही उसका ऑफिस आउटसाइड इंडिया है, बट वो लिएबल है टू पे टैक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। वो किसको टैक्स पे करेगा, इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए जो इंडियन एम्बेसीज हैं बाहर, दूसरी कंट्रीज में जो इंडियन एम्बेसीज हैं, उसमें जो एम्प्लॉयड, जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं जो वहां पे एम्प्लॉयड हैं, वो किसको टैक्स पे कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को पे करेंगे, भले ही उनका ऑफिस बाहर है, बट वो रिसीव कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट से सैलरी। ठीक है, और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं,
ठीक है, तो वो टैक्स किसको पे करेंगे? इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में भी डिस्कस किया था। मैं एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स पढ़ा रही थी, वहां पे भी ये डिस्कस हुआ था कि जो भी अलाउंसेस हैं, जो भी परक्यूसिट्स हैं, जो भी अलाउंसेस हैं, जो भी परक्यूसिट्स हैं रिसीव्ड बाय हिम इन फॉरेन कंट्री, कोई भी इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, वो फॉरेन कंट्री में जो भी उसे अलाउंसेस मिल रहे हैं, जो भी परक्यूसिट्स मिल रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। उस पर टैक्स नहीं लगेगा, दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो ये वाला पॉइंट मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में भी डिस्कस किया था, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स वाले पॉइंट चैप्टर में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैलरी से रिलेटेड, दैट इफ एनी सैलरी इज पेड इन एडवांस, ठीक है, अगर कोई सैलरी एडवांस में पे की जा रही है, ठीक है, देन इट इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन फॉर एनी प्रीवियस ईयर। अगर कोई सैलरी एडवांस में पे की गई है, ठीक है, और अगर वो इंक्लूड कर ली गई है जिस साल वो एडवांस में पे की गई, जैसे अगर पिछले साल वो एडवांस में पे की गई, तो अगर वो टोटल, तब वो टोटल इनकम में इंक्लूड कर ली गई है प्रीवियस ईयर में ही, ठीक है। तो एक खास बात है कि ऐसा नहीं होगा कि जब वो सैलरी ड्यू होगी इस साल, अगर वो सैलरी ड्यू होती है तो फिर से उसे इनकम में इंक्लूड करेंगे टैक्स के पर्पज से, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई सैलरी एडवांस में पे कर दी गई है पिछले साल, इस साल की सैलरी अगर पिछले साल एडवांस में पे कर दी गई है और अगर वो टोटल इनकम में इंक्लूड कर लिया गया है प्रीवियस ईयर में, तो ऐसा नहीं होगा कि इस साल जब वो सैलरी ड्यू होगी तो उसे फिर से इंक्लूड किया जाएगा टोटल इनकम, पर्सन की टोटल इनकम में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट है दैट इज इफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन इंडिया, अगर कोई पर्सन है इंडिया में एम्प्लॉयड है, वो बाहर जा रहा है, ठीक है, गोज ऑन अ लीव अब्रॉड, अगर वो छुट्टी में बाहर जा रहा है और वो इस दौरान इंडिया में ही सैलरी ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, उसे सैलरी मिल रही है ड्यूरिंग दिस लीव पीरियड, छुट्टी के समय उसे जो सैलरी मिल रही है, तो ये जो लीव सैलरी है ना, शेल बी, ये क्या होगा? ये इंडिया में उसने लीव सैलरी अर्न की है ना, ठीक है, तो इट इज मतलब इट इज अर्न इन इंडिया, तो ही इज लिएबल टू पे टैक्स इन इंडिया। भले ही वो इस लीव के ड्यूरेशन में बाहर है इंडिया से, लेकिन उसने इंडिया में अर्न की है, तो वो किसको पे करने के लिए लिएबल है? इंडिया में पे करने के लिए लिएबल है, इंडियन गवर्नमेंट को पे करने के लिए लिएबल है, ठीक है, क्योंकि वो इंडिया में एम्प्लॉयड है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। काफी स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होता है कि वो तो इस समय अगर वो 3 महीने या 6 महीने के बाहर गया है लीव के टाइम, ठीक है, लीव लेके वो 6 महीने के लिए बाहर गया है, तो इस दौरान वो जो अर्न कर रहा है वो टैक्स कहाँ पे करेगा? वो क्या इंडियन गवर्नमेंट को पे करेगा या कहाँ पे करेगा? तो इसका कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, वो क्योंकि इंडिया में अर्न कर रहा है ना, भले ही वो लीव पर है, लीव में अब्रॉड गया हुआ है, बट ही इज एम्प्लॉयड इन इंडिया, ठीक है, तो वो किसको पे करेगा? इंडियन गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इफ अ पर्सन आफ्टर बीइंग सर्व्ड इन इंडिया, अगर कोई पर्सन इंडिया में सर्व किया, कई साल तक नौकरी किया, अब रिटायर हो गया अपनी सर्विस से, ठीक है, अब वो रिटायरमेंट के बाद इंडिया के बाहर सेटल हो गया है, सपोज करिए अपने बच्चों के साथ, उसके जो बच्चे थे वो बाहर सेटल थे, तो उन्होंने जो अपने पेरेंट्स हैं उनको बाहर बुला लिया, रिटायरमेंट के बाद इंडिया के बाहर यूएस में बुला लिया, तो जो भी पेंशन उनके पेरेंट्स को, जो भी पेंशन मिल रही होगी, ठीक है, फॉरेन कंट्री में है बट इंडियन पेंशन मिल रही है ना, तो उस पेंशन पे वो टैक्स कहाँ पे करेंगे? बताइए कहाँ पे करेंगे? तो क्योंकि वो पेंशन कब मिल रही है? उन्होंने इंडिया में सर्व किया ना, इतने साल इंडिया में सर्विस की, इंडियन गवर्नमेंट उनको पेंशन दे रही है, तो इट्स एन इंडियन इनकम, ये इंडियन इनकम है, इस पे वो टैक्स कहाँ पे करेंगे? इंडिया में, क्योंकि वो अर्न उन्होंने इंडिया में किया है, भले ही वो इस समय या लंबे समय अब वो बाहर ही रहेंगे अपने बच्चों के पास, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो इंडियन पेंशन है, ठीक है, तो वो टैक्स कहाँ पे करेंगे? इंडिया में पे करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसपे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इसलिए मैंने इन्हें अलग से लिखा है, ठीक। और एक बात और है कि एक बार वीडियो को पॉज करके ये जो पॉइंट्स हैं इनको खुद भी रीड करिएगा, और जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उस बुक से मतलब ये जितने पॉइंट्स हैं और डिटेल में दिए गए हैं, ये उन्हें खुद से भी रीड करिएगा, राइट। चलिए कुछ और पॉइंट्स बता रही हूँ, सैलरी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स, और ये पॉइंट भी बहुत काम के हैं। पहला पॉइंट क्या है? रिसिप्ट फ्रॉम अ पर्सन अदर देन द एम्प्लॉयर। अच्छा एक चीज है, क्या होता है बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सपोज करिए कोई भी पेमेंट रिसीव हो रही है, कोई भी रिसिप्ट्स है, ठीक है, अब वो मतलब किस हेड में, इनकम के किस हेड में जाएगा? क्या वो सैलरी फ्रॉम इनकम है, या प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, या सैलरी फ्रॉम अदर सोर्सेज है? तो वो किस हेड में जाएगा ना, इस बात का बहुत कंफ्यूजन रहता है,
तो अब मैं आपको जो पॉइंट बताने जा रही हूँ ना, ये बेसिकली वही पॉइंट्स हैं कि कोई पर्टिकुलर पेमेंट रिसीव हो रहा है, कुछ रिसिप्ट्स आ रही है, तो वो किस हेड में जाएगी, इनकम के किस हेड में जाएगी। ठीक है। तो फिर आप क्लियरली, आप क्योंकि ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, तो आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको कौन कौन से पॉइंट कंसीडर करने हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं ये पॉइंट्स आपको, कुछ 12 पॉइंट्स हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो इससे थोड़ा ये डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या है, रिसिप्ट फ्रॉम पर्सन अदर देन द एम्प्लॉयर। पहला क्या है, रिसिप्ट फ्रॉम पर्सन अदर देन द एम्प्लॉयर। इसका क्या मतलब है, सपोज करिए कोई भी परक्यूसिट्स है या कोई भी प्रॉफिट है या कोई भी रिमनरेशन है, अगर रिसीव होता है किसी पर्सन को अदर देन द एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर यानी जिसे हमें नौकरी दी है, ठीक है, तो एम्प्लॉयर को छोड़ करके अगर किसी और दूसरे पर्सन से हमें कोई प्रॉफिट, कोई परक्यूसिट्स या कोई रिमनरेशन रिसीव होता है, तो वो इनकम के किस हेड में जाएगा, बताइए, इनकम के किस हेड में जाएगा। तो इट वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वो किस हेड में जाएगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में जाएगा। ठीक है। भले ही वो जो पेमेंट या वो जो रिसिप्ट हमें रिसीव हुई है, वो हमें एम्प्लॉयमेंट के कारण, हमारी नौकरी की वजह से ही भले ही हमें रिसीव हुआ है, लेकिन वो एम्प्लॉयर ने नहीं दिया है, वो क्या है, किसी अदर पर्सन ने दिया है। तो किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक। जिसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जो हम लोग मतलब देखते हैं, हमारे ही प्रोफेशन से रिलेटेड है, जैसे जो कॉलेजेस में हम लोग को जैसे कॉपी चेकिंग के लिए जाना होता है, ठीक है, हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, हम हैं कॉलेज में बट हम यूनिवर्सिटी जाते हैं कॉपी चेकिंग के लिए, बोर्ड में जाते हैं, या एग्जामिनर बन के हमारी ड्यूटी लगती है, ठीक है, वाइवाज में हम दूसरे कॉलेजेस में जाते हैं, ड्यूटी लगती है, तो उसमें जो भी हमें रिमनरेशन मिलता है, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वो किस में आएगा, वो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है। वो सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है, वो क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि वो रिसिप्ट हो रहा है फ्रॉम पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से नहीं, अदर पर्सन से रिसीव हो रहा है। ठीक है। तो जो भी प्रोफेसर होते हैं कॉलेज के, वो अगर एग्जामिनर बन के जा रहे हैं या कॉपी चेकिंग के लिए यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या बोर्ड में जा रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें जो भी रिमंडेशन मिलता है वो क्या होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, पेमेंट मेड आफ्टर सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी अगर पेमेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयर जो है अगर कोई पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉय को आफ्टर द सेसेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, यानी सेसेशन मतलब स्टॉप, जब एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, यानी नौकरी खत्म होने के बाद, ठीक है, अब नौकरी खत्म होने के बाद, एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी पेमेंट कर रहा है, तो वो किस हेड में जाएगा। ठीक है। नौकरी के बाद, एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद, ठीक है, जो भी पेमेंट किया जा रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी पेमेंट कर रहा है, वो किस हेड में जाएगा, रिटायरमेंट पे बेसिकली जो भी पेमेंट रिसीव हो रहा है वो किस हेड में जाएगा, तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक है। सैलरी के हेड में क्यों टैक्सेबल होगा, क्यों, क्योंकि ये पेमेंट क्यों रिसीव हो रहा है, बिकॉज ऑफ द सर्विस रेंडर्ड इन द पास्ट। उस एम्प्लॉय ने कई साल काम किए और उसके बाद अब सपोज करिए किसी भी रीजन से वो मतलब जा रहा है, रिटायर हो रहा है या वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रहा है, किसी भी रीजन से अब वो जा रहा है, तो क्योंकि उसने पिछले इतने साल काम किए हैं तो उसके लिए इसे पेमेंट मिल रहा है, तो इसलिए जो भी पेमेंट रिसीव होगा दैट वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज पेमेंट मेड टू एम्प्लॉय और विडो और लीगल हेयर। ठीक है। अगर कोई भी लमसम पेमेंट, ठीक, अगर कोई भी लमसम पेमेंट रिसीव हो रहा है बिकॉज ऑफ सम कंपनसेशन, अगर सपोज करिए कुछ भी लमसम पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन या कोई भी दूसरे रीजन से अगर कुछ लमसम पेमेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय को, अगर एम्प्लॉय की सपोज करिए डेथ हो जाती है ड्यूरिंग इट्स सर्विस, सर्विस के दौरान एम्प्लॉय की डेथ हो जाए, ठीक है, या जो विडो है, ठीक है, उनकी जो वाइफ है उनको, या एम्प्लॉय के लीगल हेयर को अगर कोई भी कंपनसेशन या कोई भी पेमेंट अगर रिसीव हो रहा है, तो ये किस हेड में इस इनकम को टैक्सेबल होगा, किस हेड में टैक्सेबल होगा, बताइए। तो इट विल नॉट बी टैक्सेबल एज इनकम। ठीक है। इट विल नॉट बी टैक्सेबल एज इनकम, इसको इनकम के मतलब ये इनकम के हेड के अंदर ये टैक्सेबल नहीं है। ठीक है। और वैसे भी पिछले चैप्टर में जब मैंने पढ़ाया था इनकम मतलब टैक्सेबल, सॉरी, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, जो चैप्टर मैंने पिछला पढ़ाया था एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, वहाँ पे मैंने ये बताया था ये पॉइंट। ठीक है। अगर किसी एम्प्लॉय की नौकरी के दौरान, ठीक है, एक्टिव सर्विस में या उसकी विडो को या लीगल हेयर को जो भी इनकम मिलती है दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ठीक है। तो ये एग्जेम्प्टेड होगा, इसको आप सैलरी के अंडर हेड में उसे चार्ज मत कर दीजिएगा, ये एग्जेम्प्टेड है। ठीक। अगला पॉइंट क्या है, पेंशन।
ठीक है। तो जो भी एम्प्लॉय को पेंशन रिसीव होती है आफ्टर हिज रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद जो भी पेंशन रिसीव होती है ये किस हेड में चार्ज होगी बताइए? इनकम के किस हेड में चार्ज होगी? तो ये इनकम के चार्ज नहीं होगी, टैक्सेबल, सॉरी, किस हेड में टैक्सेबल होगी? तो इट इज टैक्सेबल एज सैलरी, सैलरी के हेड में ये टैक्सेबल होगी, जो भी पेंशन रिसीव होती है एम्प्लॉय को आफ्टर इट्स रिटायरमेंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। अगर आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी नवंबर 2022 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। वैसे अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें मैं काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, नवंबर 2022 तक। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 550 से भी ज़्यादा लेक्चर वीडियोस मैं अपने फर्स्ट चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लेक्चर यूज़फुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताते रहा करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपके लिए यूज़फुल था कि नहीं था। और मेरे चैनल पे जो भी अपलोडेड वीडियोस हैं उनके अगर नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन। मेरी एप्लीकेशन है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट कहता है कि किसी भी टाइप का रिमनरेशन, ठीक है, किसी भी टाइप का रिमनरेशन किसी भी जो सर्वेंट को, भले ही वो पब्लिक सर्वेंट हो, प्राइवेट सर्वेंट हो, बेसिकली पब्लिक एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, लोअर रैंक पे काम करने वाला एम्प्लॉय हो या हायर रैंक पे काम करने वाला एम्प्लॉय हो, वो सब कवर होते हैं अंडर द स्कोप ऑफ सैलरी। सैलरी के, भले उन्हें किसी भी टाइप की सैलरी मिल रही है, ठीक है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट कंपनी में हो, प्राइवेट कंपनी में हो, लोअर रैंक पे हो, हायर रैंक पे हो, किसी भी टाइप की अगर उन्हें रिम्यूनरेशन मिल रहा है तो वो किसके अंडर काउंट होगा? वो सैलरी के हेड में काउंट होगा। ठीक है, सैलरी में आएगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो वही पॉइंट है कि देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेजेस ऑफ लेबर एंड सैलरी ऑफ हायर ऑफिशियल। ठीक है, चाहे लेबर की वेजेस हो चाहे सैलरी हो हायर ऑफिशियल की, इनमें कोई अंतर नहीं है, जो भी रेमनरेशन है वो सैलरी के हेड में आएगा। ठीक है, तो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। इसका क्या मतलब है? देखिए, बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी एसेंशियल कि जो पेमेंट, जो भी रिसिप्ट है या जो भी पेमेंट हो रही है वो सैलरी के हेड में काउंट हो। हम पढ़ चुके हैं 5 हेड्स हैं इनकम के, 5 हेड्स हैं इनकम के, तो कोई भी जो इनकम रिसीव हो रही है वो सैलरी के हेड में काउंट हो। ठीक है, सैलरी के हेड में टैक्सेबल हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशनशिप है, दैट इज सेम एज द रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पेई। जो पेयर और पेई के बीच में जो रिलेशनशिप है वही रिलेशनशिप अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में है तो उस केस में जो सैलरी है, वो जो इनकम है वो सैलरी के हेड में काउंट होती है। ठीक, एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक एग्जाम्पल है जैसे डायरेक्टर, किसी भी कंपनी का जो डायरेक्टर होता है, ठीक है, जो डायरेक्टर होता है ही इज नॉट द सर्वेंट। अच्छा, डायरेक्टर को क्या सैलरी मिलती है? बताइए, डायरेक्टर को क्या सैलरी मिलती है? नहीं, डायरेक्टर को सैलरी नहीं मिलती, डायरेक्टर को मिलता है फीस। देखिए, जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का डायरेक्टर है वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, वो कंपनी का सर्वेंट नहीं है, तो उसको सैलरी नहीं मिलती, उसको मिलती है फीस। ठीक है, डायरेक्टर को क्या मिलती है? फीस मिलती है। एंड ये जो फीस मिलती है दिस इज टैक्सेबल अंडर द हेड, और ये किस हेड के अंदर टैक्सेबल होती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक, ये खास बात है, ध्यान रखिएगा। जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशनशिप है वो पेई और पेयर का है, तब जो इनकम रिसीव होती है वो सैलरी के हेड में जाती है। लेकिन अगर पेयर और पेई का रिलेशनशिप नहीं है तो उस केस में जो रिसीव होता है वो सैलरी के हेड में नहीं जाता है, जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल डायरेक्टर है। डायरेक्टर को मिलती है, क्या मिलती है? फीस, सैलरी नहीं मिलती है। और ये जो फीस मिलती है ये किस हेड में जाती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसका। चलिए, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज सैलरीज एंड प्रोफेशनल इनकम। सैलरीज एंड प्रोफेशनल इनकम,
ठीक। तो कैसे पता चलेगा कि कोई इनकम रिसीव हो रही है, ये क्या सैलरी है कि ये प्रोफेशनल इनकम है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए, कोई पर्सन अगर ऑक्युपाई करता है रेगुलर पोस्ट, ठीक है, किसी कंपनी में अगर कोई पर्सन रेगुलर पोस्ट होल्ड करता है, ठीक है, तो और रेगुलर पोस्ट होल्ड करता है, सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो उसको इनकम रिसीव हो रही है दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। लेकिन अगर हिज एम्प्लॉयमेंट इज ओनली मेरली इंसिडेंटल, अगर उसका एम्प्लॉयमेंट इंसिडेंटल है यानी जब रिक्वायरमेंट है तब अपनी सर्विस दे रहा है, तो उस केस में जो इनकम होती है वो किस हेड में आती है? उस केस में जो इनकम है वो आती है प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में आती है। ठीक। जिसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है लॉयर, जिसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है लॉयर। सपोज करिए एक प्रोफेशनल लॉयर है, ठीक है, वो किसी केस पे काम कर रहा है, एक कंपनी है, उसका कुछ केस है, उस केस पे वो प्रोफेशनल लॉयर काम कर रहा है, ठीक है, और उसके बदले में उसको कुछ रिमनरेशन मिल रहा है उस पर्टिकुलर केस के लिए, उस पर्टिकुलर एंगेजमेंट के लिए उस प्रोफेशनल लॉयर को कुछ रिमनरेशन मिल रहा है, ठीक है। तो वो जो रिमनरेशन मिल रहा है दैट इज चार्जेबल अंडर द हेड, नॉट चार्जेबल, टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक, वो इसके हेड में आएगा। लेकिन इसी की जगह अगर वो जो वो लॉयर अगर वो कंपनी का रेगुलर अगर एम्प्लॉय होता, अगर वो लॉयर कंपनी का एम्प्लॉयड होता, ठीक है, कंपनी में रेगुलर पोस्ट पे होता और वो कंपनी का कोई रेगुलर मतलब एम्प्लॉय होता, कंपनी का लीगल एडवाइजर होता, कंपनी के लिए काम कर रहा होता, कंपनी का एक स्टैंडिंग काउंसिल होता, तो उस केस में उसको जो भी रिमनरेशन रिसीव हो रहा होता तो वो किस हेड में जाता? वो जाता सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में, ठीक है। लेकिन वो एज अ रेगुलर एम्प्लॉय नहीं काम कर रहा, वो केवल कंपनी के एक केस पे काम कर रहा है, ही इज अ प्रोफेशनल लॉयर, वो कंपनी के केवल एक केस पे काम कर रहा है, उसके बदले में जो रिमनरेशन मिल रहा है तो वो किस में आएगा? प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है टैक्स फ्री सैलरी। टैक्स फ्री सैलरी यानी वो सैलरी जिस पे टैक्स नहीं देना है, ठीक है। तो टैक्स फ्री सैलरी कब हो सकती है? टैक्स फ्री सैलरी तब हो सकती है जब उस सैलरी पे टैक्स किसने पे कर दिया? हो एम्प्लॉयर ने, ठीक है, ठीक है, एम्प्लॉयर ने हमारे बिहाफ पे जिस पे टैक्स पे कर दिया है, ठीक है, तो वो सैलरी क्या हो गई? टैक्स फ्री सैलरी हो गई। ठीक। तो टैक्स फ्री सैलरी, व्हेन द सैलरी इज पेड टैक्स फ्री, जब भी एम्प्लॉय को सैलरी पे की जाए टैक्स फ्री, ठीक है, सैलरी पे की जाए, तो एम्प्लॉय हैज टू इंक्लूड इन द टोटल इनकम, तो एम्प्लॉय को क्या करना होता है? एम्प्लॉय हैज टू इंक्लूड इन हिज टोटल इनकम द ग्रॉस सैलरी। अगर एम्प्लॉय को टैक्स फ्री सैलरी रिसीव हो रही है तब एम्प्लॉय को अपनी इनकम में उस ग्रॉस सैलरी को इंक्लूड करना होता है, ठीक है। और ग्रॉस सैलरी मतलब क्या है? ग्रॉस सैलरी मतलब नेट सैलरी प्लस कितना टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया है एम्प्लॉय के बिहाफ में, ठीक है। नेट सैलरी प्लस कितना टैक्स एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ में पे किया है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा ग्रॉस सैलरी। इस ग्रॉस सैलरी को जोड़ा जाएगा टोटल इनकम में अगर एम्प्लॉय को टैक्स फ्री सैलरी मिल रही है तो। ठीक, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला जो पॉइंट है दैट इज सैलरी ऑफ एमपीज। सैलरी ऑफ एमपीज, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, उनकी जो सैलरी है। अब बताइए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनकी सैलरी किस हेड में चार्ज की जाएगी, किस हेड में टैक्सेबल होगी? ठीक है, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं दे आर द एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट। क्या ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं? जो एमपीज होते हैं आर दे एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट? नो, दे आर नॉट द सर्वेंट, दे आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट। इनके बीच में पेई और पेयर का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, कोई सर्वेंट और मास्टर का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तो इसलिए इनकी जो सैलरी होती है दिस इज नॉट चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। जो एमपीज होते हैं उनकी सैलरी जो होती है वो नहीं चार्जेबल होती है अंडर द हेड सैलरी। तो किस हेड में चार्जेबल होती है? इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। खास बात है, ध्यान रखिएगा, एमपीज की सैलरी किसके हेड में आती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई सर्वेंट और मास्टर वाला रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट, अच्छा ये सोचिए छोटे छोटे पॉइंट है पर कितने इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर 3 नंबर में पूछे जाएंगे। प्लस अभी जो मेन क्वेश्चन हम करेंगे ना, इसमें सोचिए अगर एमपी का केस है तो आपको मतलब अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि मिस्टर एक्स है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो अगर आपने ये पॉइंट पढ़ा हुआ है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि इनकी जो सैलरी है किस में जाएगी। सैलरी के क्लॉजेस आप लगाएंगे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के क्लॉजेस लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंट है पर बड़े काम के हैं। ठीक। अगला जो पॉइंट है दैट इज सैलरी ऑफ अ पार्टनर। जो पार्टनर की जो सैलरी है, तो
अगर जो पार्टनर होता है, पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर होता है, उसको जो भी सैलरी रिसीव हो रही होती है, ये बताइए किस हेड में चार्ज होती है, ये किस हेड में चार्ज होती है? तो पार्टनर जो होता है पार्टनरशिप फर्म में, उसके जो भी सैलरी रिसीव होती है, इट इज नॉट चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, ये सैलरी के हेड में नहीं चार्ज होती है। इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड, ये किस हेड में चार्ज होती है? ये बिजनेस है ना, ये जो पार्टनरशिप फर्म है बिजनेस कर रहे हैं ना, और वो पार्टनर है, तो पार्टनर को जो सैलरी मिल रही है ये क्या है? ये प्रॉफिट या गेन है। तो इसको जो भी सैलरी मिल रही है, इट इज अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में आएगी, ये सैलरी के हेड में नहीं आएगी पार्टनर की सैलरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली पेंशन। अगला पॉइंट वैसे सैलरी ग्रेड है, पहले फैमिली पेंशन बता देती हूँ। फैमिली पेंशन क्या है? फैमिली पेंशन तो जान रहे हैं ना, फैमिली पेंशन जो कोई भी सपोज करिए कोई भी डिसीज्ड एम्प्लॉय है, यानी वो एम्प्लॉय जिसकी डेथ हो गई है, ठीक है, तो कोई भी डिसीज्ड एम्प्लॉय है, उसकी विडो को या उसके लीगल हेयर को जो भी पेंशन मिल रही है, दैट इज फैमिली पेंशन, वो फैमिली पेंशन है। तो बताइए फैमिली पेंशन किस हेड के अंदर चार्ज होती है? तो फैमिली पेंशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड, किस हेड में होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सैलरी के हेड में नहीं होगी। ठीक है, ये फैमिली को मिल रही है, जो डिसीज एम्प्लॉय है उसकी विडो को या उसके लीगल हेयर को मिल रही है, तो ये सैलरी के हेड में नहीं आएगी, ये आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक, अगला पॉइंट, सैलरी ग्रेड। सैलरी ग्रेड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैं ये ग्रेड जो यहाँ पे लिखा है इसका मतलब भी बताऊंगी। सैलरी ग्रेड क्या होता है? ये जो सैलरी ग्रेड है मुझे भी नहीं पता था जब तक मैंने, कह लीजिए, ये सब्जेक्ट मतलब ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा था, तब तक मुझे भी सैलरी ग्रेड के बारे में नहीं पता था। तो सैलरी ग्रेड क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए सैलरी ग्रेड मतलब होता है एट व्हाट स्टार्टिंग सैलरी एन एम्प्लॉय इज टू बी अपॉइंटेड, यानी किस स्टार्टिंग सैलरी पे एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जा रहा है, और ड्यूरिंग इट्स एंटायर सर्विस, और उसकी पूरे सर्विस पीरियड में अगर कोई रिवीजन नहीं हो रहा ग्रेड का। ये देखिए मैंने यहाँ लिखी है कंडीशन, कंडीशन मतलब कि अगर उसका जो ग्रेड है उसका रिवीजन नहीं हो रहा, या अगर उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो हर साल कितना इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम सैलरी, उसकी मैक्सिमम सैलरी कहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल होती है किसमें? सैलरी ग्रेड में। ठीक है, तो सैलरी ग्रेड क्या होता है? सैलरी ग्रेड मतलब एम्प्लॉय किस सैलरी पे अपॉइंट हो रहा है, और अगर सैलरी में कोई रिवीजन नहीं हो रहा, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा, तो हर साल किस रेट से सैलरी बढ़ेगी और मैक्सिमम सैलरी कहाँ तक जाएगी। तो ये होता है सैलरी ग्रेड। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ तो अच्छे समझ में आएगा। जैसे ये देखिए ये ग्रेड है 2300, 100, 3000, 200, 5000। तो इसका क्या मतलब है पता है? ये वाला फिगर मैं पहले देखती थी जब तक मैंने नहीं पढ़ा था, ठीक है, अपने ग्रेजुएशन में, तब तक मैं ये फिगर देखती थी, मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, मुझे लगता था ये क्या मतलब ब्रेकअप लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ। इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉय है उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी है? उसकी स्टार्टिंग सैलरी है 2300। ठीक है, ये जो एम्प्लॉय है इसकी स्टार्टिंग सैलरी है 2300 रुपए, और ये बेसिक सैलरी है, एक मिनट, ये बेसिक सैलरी है। ठीक है, बेसिक, इसमें अभी बाकी चीज़ें अलाउंसेस वगैरह ऐड होंगे, ये बेसिक सैलरी है। तो जो एम्प्लॉय है उसकी बेसिक सैलरी कितनी है? 2300 पर मंथ। ठीक है, और एक साल बाद, ठीक है, जब वो एक साल नौकरी कर लेगा तो ही विल गेट एन इंक्रीमेंट ऑफ 100 रुपीज पर मंथ। ठीक है, इसका मतलब ये है, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करके फिर से बताती हूँ। ठीक है, ये जो एम्प्लॉय है इसकी बेसिक सैलरी पहले कितनी है ज्वाइनिंग के टाइम? 2300, और एक साल जब नौकरी कर लेगा तो उसके बाद ही विल गेट एन इंक्रीमेंट ऑफ 100 रुपए पर मंथ, 100 रुपए पर मंथ का इसे इंक्रीमेंट मिलेगा। तो इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? इसकी सैलरी हो जाएगी 2400। ठीक है, एंड सिमिलरली इसको हर साल एक एक साल के बाद इसको कितने का इंक्रीमेंट मिलता जाएगा? इसको 100 रुपए पर मंथ का इंक्रीमेंट मिलता जाएगा। और ये कब तक मिलता जाएगा बताइए? कब तक मिलता जाएगा? टिल हिज सैलरी बिकम 3000, जब तक उसकी सैलरी 3000 नहीं हो जाती तब तक उसको हर साल 100 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता जाएगा। ठीक, और जब इसकी सैलरी 3000 हो जाएगी, ठीक है, 3000 पर मंथ हो जाएगी, तो उसके बाद एक साल के बाद ही विल गेट द इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपए पर मंथ। उसके बाद उसे एनुअल इंक्रीमेंट कितना मिलेगा? उसे मिलेगा 200 रुपए पर मंथ। ठीक, इसका मतलब ये है, ये क्या है? 2300 पे ज्वाइन करेगा, 100 रुपए, फिर हर एक साल बाद 100 रुपए पर मंथ इंक्रीमेंट होगा, और ये कब तक होता रहेगा? जब तक सैलरी 3000 पर मंथ नहीं हो जाती। और जब 3000 हो जाएगी तो उसके एक साल बाद ही विल गेट द इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपए पर मंथ। और ये 200 रुपए का इंक्रीमेंट इसका लगता रहेगा हर साल, जब तक उसकी सैलरी क्या नहीं हो जाती? 5000। ठीक है, जब तक 5000 नहीं हो जाती, एंड दिस इज द मैक्सिमम सैलरी। ठीक है, तो ये जो ग्रेड है ये मैंने केवल एक एग्जाम्पल बताया, तो इस ग्रेड का ये मतलब होता है। ठीक, इवन बहुत सारी जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं
उनमें ग्रेड लिखा रहता है, ठीक है। मैंने जब तक ये ग्रेजुएशन में ये टॉपिक नहीं पढ़ा था ग्रेड का मतलब, तब तक मुझे ये समझ में ही नहीं आता था ये क्या मतलब है। जैसे कहीं ऐसा लिखा रहता था 2200, 100 और ये ऐसे करके 3000 ऐसे करके कुछ लिखा रहता था, बट मुझे इसका मतलब कभी नहीं समझ में आया। फिर फाइनली जब मैंने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा तब मुझे इस ग्रेड का मतलब समझ में आया था, ठीक है। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। ये था पूरे आज का लेक्चर का कंटेंट। आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग अब धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। अगले लेक्चर में आपको मैं सैलरी के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सैलरी पढ़ेंगे, अलाउंसेस पढ़ेंगे, परक्यूसिट्स पढ़ेंगे, एचआरए पढ़ेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे आने वाले लेक्चर वीडियोस में, ठीक है। तो चलिए, आज जो मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ के रखिएगा। जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उससे इसको, इस टॉपिक को रीड करिएगा, ठीक है। खुद से पढ़ना भी बहुत जरूरी है, केवल मेरे पढ़ाने से काम नहीं होगा, ठीक है। खुद से भी सेल्फ स्टडी की आदत डालिए, खुद से भी पढ़िए, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अब हम अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं अगला लेक्चर वीडियो लाती रहूं, ठीक है। चलिए, इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।